प्रशांत किशोर, ये नाम आप कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे, जो अभी बिहार में एक उभरते हुए पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जन स्वराज के नाम से है, जिसका चेयरमैन प्रशांत किशोर है। दोस्तों, ये प्रशांत किशोर को कहे तो पिछले एक दशक से इन्हें पॉलिटिक्स का चाणक्य भी कहा जाता है, जो 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट के रूप में चुनाव जितवा चुके हैं। इसके साथ साथ स्टेट इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल, अमरिंदर सिंह, जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और एमके स्टालिन जैसे नेताओं के साथ बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं, लेकिन ये सारे पार्टी के साथ एज ए इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट काम किए हैं। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एज ए पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आने वाले हैं। तो क्या सच में बिहार के लिए जन स्वराज एक रामबाण साबित हो सकती है? और क्या सच में जो बिहार पे टैग है बीमारू राज की, गरीबी की, ये सब ठीक हो सकती है? वेल, आइए जानते हैं इस वीडियो में जन स्वराज के बारे में। क्या सच में जन स्वराज बिहार पॉलिटिक्स को चेंज कर सकती है? मनोकामना ये है कि बिहार को सुधारा जाए, जिस बिहार को सारे राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, जिस बिहार के लोगों को बाहर जाकर बिहारी के नाम पर प्रताड़ित जलील होना पड़ता है, ये स्थिति बदले। बिहार को 10 साल में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना, ये मेरा जीवन का अगले 10 साल का गोल है। देखिए, जन स्वराज को जानने से पहले थोड़ा सा इसके चेयरमैन प्रशांत किशोर के बारे में जान लेते हैं, जो अभी के टाइम देश के सबसे अच्छे इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं। एक इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट का काम होता है कि डेटा को इस्तेमाल करके ये प्लान करना कि इस बार उनके नेता को लोगों के सामने कैसे लानी है, किस तरह के मुद्दे उठानी है और किस तरह के मुद्दे पर वोट मांगनी है। और जो व्यक्ति इस काम को सबसे अच्छे से करता है उसको एक इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं। और प्रशांत किशोर की इसमें से एक अच्छे इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2014 में चुनाव जितवाने में मदद की थी। तो आखिर प्रशांत किशोर इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट बने कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के बक्सर जिले में हुआ था। बचपन से ही प्रशांत किशोर पढ़ने में कम और दूसरी चीजें में ज्यादा ध्यान देते थे। इनके पिताजी एक डॉक्टर थे, इसलिए इनको हमेशा पढ़ने के लिए कहते थे। लेकिन उस समय में इनके थोड़ा तेज दिमाग था, इसलिए कम पढ़कर भी अच्छे मार्क्स लाते थे। और मैथ सब्जेक्ट इनका बचपन से ही स्ट्रांग थी और यही सब्जेक्ट इनको सबसे ज्यादा पसंद भी था। नंबर का जोड़ घटाव करना ये अपने जिंदगी में बहुत पहले ही सीख लिए थे और यही आगे चलकर काम भी आने वाला था। और जब 12th की एग्जाम दिए तो इनका मैथ्स का रिजल्ट आया तो सबने देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इनको मैथ्स में 150 नंबर में से 148 नंबर आया था। और इन्होंने साबित कर दिया था कि इनका मैथ कितना स्ट्रांग है। और फिर इसके बाद प्रशांत किशोर दिल्ली आए और दिल्ली आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। लेकिन कुछ साल यहाँ पढ़ाई करने के बाद इनका तबीयत खराब होने लगा और इनका इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं गायब होने लगा। तो फिर इन्होंने बीच में ही अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिए और फिर वापस बिहार लौट गए। अब इसके बाद पूरे 3 साल का गैप लिए। अब उसके बाद वापस लखनऊ आए और लखनऊ में इन्होंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने 2 साल की और गैप ली और हैदराबाद चले गए, जहाँ से इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो ये रहा इनके स्कूलिंग करियर। अब इसके बाद इनकी लाइफ में एक टर्न आने वाला था। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रशांत किशोर यूनाइटेड नेशन की इंडियन विंग में जॉब पाते हैं, जहां पे यंग प्रशांत किशोर को मौका मिला कि वो बिहार जाकर पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ओवरलुक करे और वहां की ऑपरेशन को मैनेज करे। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर से बिहार आ गए और बिहार में यूनाइटेड नेशन और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के साथ काम किए, जहाँ इनका मुलाकात इनकी फ्यूचर वाइफ जानवी दास से हुई, जो कि एक डॉक्टर थी और वहाँ एक मेडिकल प्रोग्राम में हिस्सा लेने आई थी। अब स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में प्रशांत किशोर बहुत अच्छे थे, इसलिए इनको 2 साल में किए गए कामों को इनके सीनियर देखकर बहुत इंप्रेस हुए और उन्हें यूनाइटेड नेशन के दिल्ली ऑफिस में बुला लिए। ये इंडियन कंट्री ऑफिस था, जहाँ पे काम करना किसी के लिए भी एक अचीवमेंट होता है। और यहाँ भी इन्होंने अच्छे काम किया तो इनके यूनाइटेड नेशन के हेड ऑफिस में बुला लिया, जहाँ पे अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपने फैमिली के साथ रहने लगे। अब ये अमेरिका में अच्छे पैसे भी कमा रहे थे, एक यूएस डिप्लोमेटिक भी बन गए थे, या कहते हुए इनकी जिंदगी एक वेल सेटल हो गई थी। लेकिन कुछ दिन के बाद ये भी जॉब से बोर हो गए, क्योंकि प्रशांत किशोर ग्राउंड में काम करना चाहते थे। उनको ग्राउंड में काम करना बहुत पसंद था। तब इन्होंने भारत देश के गुजरात स्टेट पर एक मेल न्यूट्रिशन रिसर्च पेपर लिखा। इस पेपर में लिखा हुआ था कि किस तरह देश के सबसे डेवलप स्टेट में भी मेल न्यूट्रिशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है
और ये पेपर जब पब्लिश हुआ तो गुजरात के बहुत सारे लोगों ने पढ़ा और इसके साथ साथ उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पढ़े। तो ये रिसर्च पेपर नरेंद्र मोदी को बहुत प्रभावित किया। तो उसके बाद मोदी ने प्रशांत किशोर के ऑफर किया कि वो यहाँ गुजरात में आए और यहाँ पे ग्राउंड पे काम करे। तो अब प्रशांत किशोर के पास दो चॉइस था, या तो अपनी वेल सेटल जिंदगी को एंजॉय कर सकते थे और अपनी आगे की लाइफ अमेरिका में गुजार सकते थे, या फिर भारत के ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। तो इन्होंने अपने देश को चुना और वापस गुजरात आ गए और 2011 में पहली बार प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी से मिले और धीरे धीरे फ्यूचर पॉलिसी और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को डिस्कस करना शुरू किया। अगले साल ही 2012 में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने वाली थी। तो सबसे पहले प्रशांत किशोर ने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को कई तरीके से मदद की। सबसे पहले मोदी को सोशल मीडिया की रीच का पोटेंशियल समझाया और उन्हें फेसबुक और यूट्यूब को यूज करके अपने बात आगे रखने की सलाह दी और साथ में नरेंद्र मोदी के लिए कुछ स्पीच ड्राफ्ट करने के काम भी किए, जिसमें मोदी जी को पोटेंशियल और मटेरियल दिखा। तो मोदी जी उसमें बहुत इंप्रेस हुए। तब उसके बाद से उन्होंने प्रशांत किशोर के अपने स्पीच ड्राफ्ट टीम में शामिल कर लिए और धीरे धीरे प्रशांत किशोर मोदी जी से रिस्पेक्ट और एक ट्रस्ट जीत लिया और कुछ ही समय के बाद इन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, जिसके कारण इनको 2012 के विधानसभा के चुनाव में इनके एक ऑफिशियली इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में चुना गया। अब यहाँ से प्रशांत किशोर अपनी जिंदगी का एक नया शुरुआत करने वाले इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में उन पे हमेशा के लिए टैग लगने वाला था और 2012 के चुनाव में उनका पहला एज ए इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट था जब उन्होंने मोदी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने में मदद की और ये काम देखकर नरेंद्र मोदी बहुत इम्प्रेस हुए और इनको अपने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने टीम में शामिल कर लिए। अब यहाँ से मिशन था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। अभी तक तो ये एक स्टेट के लीडर थे, अब उनका लोगों के सामने ऐसा प्रोजेक्शन होना था कि लोग उनको एक नेशनल लीडर के तौर पे जाने। ये सारे कैंपेन कई महीनों तक चला, जिसमें प्रशांत किशोर कई तरीके से कंट्रीब्यूट किए। अब 2012 तक नरेंद्र मोदी की छवि मीडिया में बहुत खराब थी, कोई भी उन्हें इंटरव्यू देना नहीं चाहता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी प्रशांत किशोर का योगदान रहा। प्रशांत किशोर ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि सारे देश से एक्सेप्टेबल आने लगे और प्रशांत किशोर 2014 के इलेक्शन जितवाने में एक बड़ी भूमिका निभाई और फिर वहां से अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए चल दिए और वापस बिहार आए और बिहार में नवंबर 2014 में नीतीश कुमार से मिले। पहले मुलाकात में प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई थी और फिर अगले साल 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव में एज ए इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट काम किए और नीतीश कुमार को जीत दिलाने में मदद की। अब यहाँ पे इन्होंने एक सरकार में रहकर बिहार को पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझा। इसके अलावा अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी और के स्टालिन के साथ प्रशांत किशोर ने एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में काम कर चुके हैं और ये सबको अपने स्टेट इलेक्शन में जीत दिलवाने में मदद की। अब 2021 में तमिलनाडु के इलेक्शन के बाद प्रशांत किशोर ने ये अनाउंस किया कि अब वो इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट का काम छोड़ रहे हैं। What do you mean? This is a big thing you're saying. Are you saying you're quitting IPAC for good or you're just taking a break? I will quit this space any which way. You're quitting the space of doing this election management or campaign strategy, whatever you call it. Yes. I have no desire to continue in this space any longer. अब 2011 से लेकर 2021 तक पूरे 10 साल भारत में रहे और भारत के अलग अलग जगहों पे घूमे और अलग अलग लोगों से मिले। और एक चीज प्रशांत किशोर ने ऑब्जर्व की कि वो जो भी नेता को मदद करते थे, वो नेता तो इलेक्शन के टाइम पे बहुत बड़े बड़े वादे करते थे, लेकिन इलेक्शन के बाद वो अपने सारे वादे भूल जाते थे। और ये चीज प्रशांत किशोर के होम स्टेट यानी बिहार में कुछ ज्यादा ही थी। और बिहार को भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है और डेवलपमेंट के हिसाब से भी बिहार बहुत पिछड़ा राज्य है और पिछले कई दशकों से यहाँ के नेताओं ने बिहार को लूट ही लिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर भी बिहार में कुछ नहीं है। जब ये सारे प्रॉब्लम प्रशांत किशोर ने अपने होम स्टेट बिहार में देखा तो उन्होंने प्रण लिया कि ये सब जिम्मा हम भी उठाएंगे और अपनी आगे की जिंदगी बिहार के लिए डेडिकेट कर देंगे। जहां से प्रशांत किशोर ने जन स्वराज की स्थापना की, जो आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ये एक पार्टी बन जाएगी। अभी प्रशांत किशोर बिहार में पद यात्रा पे है, जहां गांव-गांव घूमकर अपना मैसेज फैला रहे हैं और लोगों को उनके एक वोट की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं। बिहार के युवा रोजगार ढूंढने के लिए या फिर मजदूर भारी मात्रा में बिहार से पलायन कर रहे हैं और बिहार में एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल बेकार है और इसको ठीक करने के लिए प्रशांत किशोर लगे हुए हैं। और हमें पूरा यकीन है अगर प्रशांत किशोर को बिहार में पॉलिटिक्स पावर आती है तो बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।